हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट क्लासेस पर। यहाँ स्टडी होगी इन स्मार्ट वे। हम आपको 12th क्लास फिजिक्स के कंप्लीट चैप्टर वाइज सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, वो भी बहुत आसान तरीक़ों से। आपको न्यूमेरिकल आते हैं या नहीं आते हैं, पर आप ये वीडियो देखेंगे, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको न्यूमेरिकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपको थ्योरी के कंप्लीट नोट्स चाहिए बहुत आसान भाषा में लिखे हुए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और ये सारा मटेरियल आपके लिए बिल्कुल फ्री होने वाला है। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो बच्चे थोड़े फाइनेंशियली पैसों की वजह से अपनी पढ़ाई को अच्छी तरह से नहीं कर पाते, उन लोगों के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और आप भी नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलो आओ करते हैं स्टार्ट अपने भौतिकी के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें आपको बता दूं मैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले हमें चैप्टर की थ्योरी को पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए, जिससे न्यूमेरिकल में जितनी वैल्यू दे रखी होती हैं वो हम अच्छे से रीड कर पाएँ और न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाए। मैं फिर भी कोशिश करूँगा जितना हो सके आपके लिए इजी बना दूँ। मैं चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इसके सारे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हो सकते हैं वो आपको लास्ट में प्रोवाइड करा दूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट न्यूमेरिकल से। पहला न्यूमेरिकल हमारा दे रखा है, इसमें बोला है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम आवेश है, उनके बीच में कितना बल है। आइए हल करते हैं इसको। दो गोले हमें दे रखे हैं आवेशित, एक गोले पर आवेश है 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम, दूसरे गोले पर आवेश है 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा। तो हमें सवाल में जो पहले दे रखा होता है उसको लिख लेते हैं गिवन। सवाल में दिया क्या है, दो आवेश दे रखे हैं, एक आवेश को मान लेते हैं Q1, वो दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। दूसरे आवेश को मान लेते हैं Q2, इसका मान दे रखा है 3 गुणा 10⁻⁻7 कूलाम। दोनों के बीच की दूरी R होती है, वो दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 से भाग करनी पड़ती है। ये हो गया हमारा मीटर में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R बराबर 0.3 मीटर। क्लियर है। हमें निकालना है F, दोनों के बीच में लगने वाला बल। चलो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हमारा। तो हम जानते हैं जब दो आवेश होते हैं उनके बीच की दूरी कुछ दे रखी होती है, तो जब बल निकालना होता है तो हम कूलाम के नियम का यूज़ करते हैं। कूलाम का नियम क्या कहता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान हमें पहले से पता होता है, फिक्स मान है 9 गुणा 10⁻⁹ गुणा Q1 का मान हमें दे रखा है 2 गुणा 10⁻⁻7, Q2 का मान दे रखा है हमें 3 गुणा 10⁻⁻7 बटे R का मान हमें दे रखा है 0.3। R² है इसलिए हम इसको 2 बार लिख लेते हैं, या स्क्वायर भी लगा सकते हो इसके ऊपर। तो पॉइंट हटाएंगे, हम नीचे 2 बार पॉइंट हटा रहे हैं तो ऊपर हमारे 2 0 बढ़ जाएंगे।
ये काट देंगे, 3 से काटेंगे, 3 तिया 9, फिर 3 से ये 3 काट दिए। देखिए बचा क्या, 2 3 6 गुणा 10 की पावर 9 और 2 ज़ीरो ये हैं, तो हमारे हो गए 10 की पावर 11। -7 है, ये -7 है 10 की पावर में, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 10 की पावर -14। 6 गुणा -14 है 10 की पावर में, ये 11 प्लस में, तो ये घट जाएंगे, तो 10 की पावर -3 बचेंगे, 11 3 14। F बराबर बल होता है हमारा न्यूटन में, यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसमें देख सकते हैं दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, दोनों प्लस हैं, तो दोनों के बीच में बल लगेगा प्रतिकर्षण। ये हो गया हमारा पहला सवाल। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उम्मीद है आपको पहला सवाल अच्छे से समझ आ गया होगा। देखते हैं हमारा दूसरा सवाल क्या कह रहा है। 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। एक आवेश हमारा 0.4 माइक्रोकूलम का, उस पर कोई एक और आवेश है, उसके द्वारा 0.2 न्यूटन का बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो हमें दो चीज़ें निकालनी है। एक पहला, दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी होगी, और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो दूसरा गोला तो हमारा बल लगा रहा है पहले गोले पे 0.2 न्यूटन का, तो दूसरे गोले पर पहला गोला कितना बल लगाएगा वो भी निकालना है, और दोनों गोलों के बीच की दूरी निकालनी है। चलो आइए करते हैं सवाल नंबर 2। तो हमें जो दे रखा था है पहले हम वो लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या दे रखा है, हमसे बोला गया है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश का एक गोला है। तो एक गोले का आवेश दे रखा है हमें 0.4 माइक्रोकूलम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.4 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो हटाते हैं तो 10 की पावर -6 से गुणा कर लेते हैं। दूसरा आवेश हमें दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम। इसको भी हम ऐसे ले सकते हैं 0.8 गुणा 10 की पावर -6 कूलम। और बल दे रखा है हमें 0.2 न्यूटन का। तो दो गोले हैं ये, एक पे आवेश है 0.4 माइक्रोकूलम, दूसरे पे है 0.8 माइक्रोकूलम। इसके बीच की दूरी हमसे पूछ रहे हैं, ठीक है। आर बराबर हमें बताना है। तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम कूलम के नियम से। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इस बार हमें F दिया हुआ है तो हम आर स्क्वायर को इधर ले आएंगे और F को यहाँ पे। आर स्क्वायर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे F। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान हमें पता है 9 गुणा 10 की पावर 9 होता है। Q1 का मान 0.4 गुणा 10 की पावर -6 गुणा Q2 का मान 0.8 गुणा 10 की पावर -6 बटे F का मान हमें दे रखा है 0.2। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और 2 से काटेंगे हम इसको, 2 दूनी 4। ऊपर जो मान दे रखे हैं संख्या में उनकी गुणा कर लेंगे, 9 2 और 0.8 की, तो 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144। एक संख्या के बाद पॉइंट है तो हम यहाँ एक के बाद पॉइंट लगा देंगे। 10 की पावर
9 प्लस में है और ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 माइनस में, तो 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर -6 और -6 कितना होगा 12। 10 की पावर माइनस में से 10 की पावर प्लस के 9 जाएंगे तो बचेंगे 10 की पावर -3। अगर यहाँ पे हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाता है, ये ज़ीरो ऊपर जाके माइनस में चला जाएगा, तो ये हो जाएंगे 144 गुणा 10 की पावर -4। ये आया हमारा आर स्क्वायर का मान। आर बराबर, इधर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरी साइड अंडर रूट चढ़ जाता है। 144 गुणा 10 की पावर -4। 144 का वर्गमूल होता है 12 और 4 का होता है -2। ये हमारा आर बराबर आ गया इतने मीटर। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 10 की पावर -2 से भाग करेंगे तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 0.12 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर पहले वाले का। हमसे पूछ रहे थे कि दूरी बताओ। ए नंबर। बी नंबर, ये कह रहे थे दोनों के बीच में ये इसके कारण इस पर बल पूछ रहे थे, बल बताना था हमें, बल कितना लगेगा। तो बल हमारा जो पहले था 0.2 न्यूटन का, वही बल लगेगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। पूछ रहे हैं, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन g me mp विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। ये अनुपात क्या होगा? पहले हमें यह बताना है कि ये पूरी राशि एक विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं है। फिर हमें बताना है इनके सब के मान रख के इसका अनुपात, इसका मान कितना आएगा। चलो आइए सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। इसको सॉल्व करने से पहले हम सारे मान इसके लिख लेंगे, हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। के पहले हम लिख लेते हैं, गिवन हमें दे के रखा होता है, ये आपको पेपर के पीछे भी लिखे हुए मिल जाएंगे, वैसे याद कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। के बराबर होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ई बराबर होता है 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। जी का मान होता है 6.67 गुणा 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एमी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 केजी किलोग्राम। ऐसे एमपी प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान होता है 1.66, कहीं कहीं 1.67 भी दे रखा होता है, गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। तो ये सॉल्व करते हैं इसको। ke² बटे जी एमी एमपी का मात्रक बराबर, तो के का मात्रक हमारा था न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर इनटू ई का मात्रक था हमारा कूलम स्क्वायर है, तो हो जाएगा हमारा कूलम स्क्वायर बटे हमारा क्या था जी एम ई एम पी। जी का मात्रक था हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, एम ई का मात्रक केजी और एम पी का मात्रक भी केजी।
देखो सी स्क्वायर कट जाएगा, एन एम स्क्वायर कट जाएगा, के जी और ये स्क्वायर पूरा कट गया। तो 1/1 हो गया यहाँ पे, या हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं M0 L0 T0। इससे स्पष्ट है कि अतः हम ये लिख सकते हैं, अतः स्पष्ट है कि के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी एक विमाहीन अनुपात है। अब हमसे पूछा गया है इसके मान भी रखने हैं हमें सारणी से देख के, और फिर देखना है कि इसका भौतिक मान कितना आ रहा है। के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बराबर हो जाएगा, के का मान दे रखा था 9 गुणा 10⁻9, ई का मान 1.6 गुणा 10⁻−19, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, अपॉन जी का मान 6.67 गुणा 10⁻−11 गुणा एम ई का मान 9.1 गुणा 10⁻−31, एम पी का मान 1.66 गुणा 10⁻−27। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 9 गुणा 10⁻9 गुणा 16 का वर्ग करेंगे तो आएगा 256। पॉइंट डबल पॉइंट का भी डबल गुणा हो जाएगी तो 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। 19 का डबल हो जाएगा 10⁻−38 बटे 6.67 गुणा 9.1 गुणा 1.66 गुणा, इस माइनस माइनस के जोड़ लेंगे हम सारे, कितने आ जाएंगे हमारे, देखो 7 और 1 8 और 1 9, 9 2 3 5 और 1 6, माइनस के 69 आ जाएंगे। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, इस पूरे से इस संख्या वाले मान को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा लगभग 0.2286 इंटू 10⁻78 इंटू ये इंटू 10⁻−38। ठीक है, तो इसका मान लगभग में मान लेते हैं 0.23 गुणा 10⁻⁻40, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको 2.3 गुणा 10⁻39। ये हमारा इस अनुपात का भौतिक मान हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 4 पढ़ते हैं क्या है। किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। इसमें 2 सवाल दे रखे हैं हमें। दूसरी बात दे रखी है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा या निरादर या अवहेलना कैसे कर सकते हैं। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि आवेश क्वांटीकृत है, इस बात से हम क्या क्या समझते हैं। तो हमारा अब स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले का आंसर थ्योरेटिकल है, तो आवेश का क्वांटीकरण, आवेश के क्वांटीकृत होने से तात्पर्य इस बात से है कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर पूर्ण संख्या के गुणांक में गमन करता है। अर्थात अगर मान लीजिए एक वस्तु यहाँ पे है कोई, दूसरी वस्तु ये कोई दूसरी यहाँ पे है, तो अगर आवेश इस से इस पर जाएगा या आवेश इससे इस पर आएगा तो एक पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। मतलब या तो
ऐसे एक जाएगा, इससे इस पे गया, 1 2 3 4, प्लस में या फिर माइनस में जाए 1 2 3, ऐसे जाए। ऐसे नहीं जाएगा कि 1.2 चला गया या 1.1 चला गया। एक पूर्ण संख्या के रूप में एक दूसरे से वस्तु पे स्थानांतरित होता है। इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटीकृत आवेश जो चला जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी है, Q बराबर प्लस माइनस NE। इसका दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा था कि जब बड़े पैमाने पर आवेशों का व्यवहार हम देखते हैं तो उस समय क्वांटीकरण जो अभी हमने पढ़ा उसकी अवहेलना या उपेक्षा कैसे हो जाती है। तो जब हम आवेश को बड़े पैमाने पर उसका व्यवहार देखते हैं तो क्वांटीकरण उस आवेश का उसका उस समय बहुत बहुत छोटा होता है। उस समय उसका मान हम परिभाषा से पढ़ते हैं एक बार। स्थूल या बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय आवेश की मात्रा क्वांटीकृत आवेश के मान से कई गुना अधिक होती है। जो बहुत ज़्यादा बड़े आवेश से हम जब व्यवहार कर रहे हैं, मान लो बहुत बहुत आवेश है और क्वांटीकरण आवेश हो रहा है हमारा बहुत छोटी मात्रा में, तो हम फिर उसका काउंट ही नहीं करेंगे गिनती को, तो क्वांटीकरण आवेश की कोई उपयोगिता रहती ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि वैद्युत आवेश सतत है। जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है। तो अब हम ये बोलें कि हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम गिर जाएंगे, पर ये इतनी बड़ी है, जब किसी गोल बहुत बड़े गोले का हम एक पार्ट खींचते हैं तो काफ़ी पार्ट हमें समतल दिखाई देता है। तो हम गोले वाली बात को नगण्य मान लेते हैं, गोल है ही नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ जब हम खींच रहे हैं गोला तो उसका कुछ पार्ट समतल हमें दिखाई देता है क्योंकि वो है बहुत बड़ी। ऐसे ही हम बड़े पैमाने पर जब आवेश का व्यवहार देख रहे हैं तो क्वांटीकृत आवेश की उपयोगिता रहती नहीं है, तो हम मान लेते हैं वैद्युत आवेश सतत है। ये हो गया हमारा चौथा क्वेश्चन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम लगी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को दोबारा देख सकते हैं एक बार, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है कि जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ों से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि यह परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो हम देखेंगे इसका आंसर को सवाल नंबर 5 के। अभी थ्योरेटिकल हैं ये, देखते हैं। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो दोनों पर बराबर मात्रा में तथा विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है, अतः कुल उत्पन्न आवेश की मात्रा शून्य होती है। ये प्रक्रिया ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करती है। सवाल में भी दे रखा है, उदाहरण में हमने लिख भी दिया है कि कांच की छड़ को रेशम के टुकड़ों से रगड़ना। मान लीजिए दो वस्तु हैं, जब हम इन्हें आपस में रगड़ते हैं तो इन पे विपरीत और बराबर आवेश उत्पन्न हो जाता है। किसी पे प्लस माइनस होगा तो इस पर, अगर इस पे माइनस तो इस पे प्लस हो जाएगा, और आवेश हमेशा जोड़े में ही उत्पन्न होता है रगड़ने के बाद। तो जब जोड़े में आवेश उत्पन्न हुआ तो प्लस माइनस विपरीत और बराबर हुआ है। जैसे मान लो इस पे -2 हुआ तो इस पे +2, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, तो परिणामी आवेश हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो जब हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम में पढ़ा था कि ऊर्जा ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है। तो वो यहाँ पे स्पष्ट बता रहा है कि आवेश जब हमने दोनों को रगड़ा तो बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हुए, और दोनों को अगर हम देखेंगे मिला के तो कुल आवेश हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो आवेश उत्पन्न ही नहीं हुआ फिर। तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल 6 सवाल क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं। सवाल नंबर 6, इसमें दे रखा है 4 बिंदु आवेश QA 2 माइक्रोकूलम, QB
5 माइक्रोकूलाम, क्यू सी 2 माइक्रोकूलाम और क्यू डी -5 माइक्रोकूलाम, कॉमा 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अव्यवस्थित हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा? चलो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। एक वर्ग है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाते हैं। स्ट्रेट हो गया। एक वर्ग है ABCD, वर्ग के हो गए विकर्ण BD AC, वर्ग का बिंदु केंद्र O। तो हमें दे रखा है A पर आवेश दे रखा है हमें 2 माइक्रोकूलाम, B पर आवेश दे रखा है हमें -5 माइक्रोकूलाम, C पर आवेश हमें दे रखा है 2 माइक्रोकूलाम और D पर दे रखा है हमें -5 माइक्रोकूलाम और इसके केंद्र पर आवेश दे रखा है हमें 1 माइक्रोकूलाम। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ये चारों भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी क्योंकि ये वर्ग है। ठीक है, तो हमसे ये कह रहे हैं इसके द्वारा इस पे बल लग रहा है, इसके द्वारा और इसके द्वारा भी चारों इस पर बल लगा रहे हैं, तो इस पर परिणामी बल कितना होगा? तो अगर हमें इसके द्वारा इस पर बल लगाना है, निकालना है, या इसके द्वारा इस पर बल निकालना है, तो हम इसको अलग बना के देखें अगर, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ये A पॉइंट था, ये O वाला पॉइंट था हमारा, इस पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है, इस पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश रखा है। तो हमें कुछ पुराने पहले सवाल से याद आ रहा होगा कि जब 2 आवेश किसी दूरी पर रखे होते थे तो हम कूलाम के नियम से दोनों के बीच में लगने वाला बल निकाल लेते थे। तो वही हमें यहाँ यूज़ कर रहे हैं। बस उसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए AO। तो हम दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे देखते हैं। हमें AC का यहाँ पे मान निकालते हैं, तो हम लेंगे त्रिभुज ABC से। ठीक है, तो पहले हम ये लिख ले रहे हैं, हम इसमें हमें दे के रखा है सवाल में A पर जो आवेश रखा है QA 2 माइक्रोकूलाम, QB जो B पर आवेश रखा हुआ है हमारा, आपको वीडियो साफ दिख रही है, QB दे रखा है -5 माइक्रोकूलाम, QC दे रखा है हमें 2 माइक्रोकूलाम और QD दे रखा है हमें -5 माइक्रोकूलाम। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो त्रिभुज ABC से हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हमें ये निकालना है कर्ण। तो हमें लंब 10 सेंटीमीटर और आधार भी 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हमारा कर्ण बराबर क्या होता है, अंडरवुड लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 100 प्लस 100, ये होगा हमारे 200। 200 को हम ऐसे ले सकते हैं 2 गुणा 100। 100 का वर्गमूल होता है 10, तो 10 आ जाएंगे बाहर। हमारा AC निकल गया 10√2 सेंटीमीटर। ये आया हमारा पूरा यहाँ से यहाँ तक का मान। हमें चाहिए आधा AO। वो कितना हो जाएगा हमारा 5√, तो इसका आधा हो जाएगा हमारा 5√2 सेंटीमीटर। AO BO और CO DO सारे मान बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। AO बराबर है हमारा
बी ओ के बराबर है हमारा सी ओ के बराबर है हमारा डी ओ के। सबकी दूरी बराबर रहेगी 5√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे ए क्यू ए के कारण एक माइक्रोकूलम आवेश पर लगने वाला बल। क्योंकि आवेश हमारा क्यू ए वाला लगा रहा है ऊपर, तो हम बल का नाम भी दे देंगे हम ए ओ। ए वाला लगा रहा है ओ वाले पर बल। 1/4πε0 Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो Q1 हमारा है क्यू ए और Q2 हमारा है क्यू ओ, लिख दो इसको, बटे आर। आर कितनी है हमारी ए ओ स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे एफ ए ओ बराबर 1/4πε0 क्यू ए हमारा दे रखा है 2 माइक्रोकूलम है, तो कूलम में बदलेंगे इसको, या इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, 2 माइक्रोकूलम गुणा 1 माइक्रोकूलम बटे ए ओ का मान हमें निकल के आया था 5√2 का स्क्वायर। इसको कह देंगे समीकरण 1। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे इसी प्रकार ये सी वाला पॉइंट ओ वाले पे बल लगाएगा। आवेश बराबर है बिल्कुल, 2 माइक्रोकूलम है, ये भी 2 माइक्रोकूलम है, तो इसके द्वारा भी उतना ही बल लगेगा जितना ए वाला इस पे लगा रहा है, तो वो भी इतना ही हो जाएगा। एफ सी वाला लगा रहा है ओ वाले पे बल, तो एफ बराबर हो जाएगा 1/4πε0 क्यू सी, लिख दे रहा हूँ मैं इसके लिए भी, क्यू सी क्यू ओ बटे सी ओ का स्क्वायर, या 1/4πε0 2 माइक्रोकूलम गुणा 1 माइक्रोकूलम बटे 5√2 का स्क्वायर। एफ सी ओ समीकरण 2। अब हम निकालेंगे क्यू बी के कारण क्यू ओ या 1 माइक्रोकूलम पर लगने वाला बल। वो हो जाएगा हमारा एफ बी ओ बराबर बी वाला ओ वाले पे बल लगा रहा है, जो बी वाला आवेश है वो ओ वाले पे लगा रहा है। कितना 1/4πε0 क्यू बी क्यू नो ओ अपॉन बी ओ का स्क्वायर। 1/4πε0 क्यू बी हमारा था -5 माइक्रोकूलम गुणा क्यू नॉट हमारा है 1 माइक्रोकूलम अपॉन दूरी है 5√2 स्क्वायर। समीकरण 3 एफ बी ओ। इसी प्रकार डी वाले पर भी -5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो डी वाला भी इतना ही बल लगाएगा जितना बी वाला लगा रहा है। तो एफ डी ओ बराबर 1/4πε0 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 5√2 स्क्वायर। समीकरण 4। ओ पर
आवेश पर कुल परिणामी बल F बराबर, अब हम चित्र से कुछ समझेंगे। देखिए 2 माइक्रोकूलम प्लस का आवेश है, ये 2 माइक्रोकूलम ये भी प्लस का आवेश है, तो 2 माइक्रोकूलम 1 माइक्रोकूलम वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा इधर इस दिशा में, ऐसे ही 2 माइक्रोकूलम वाला 1 माइक्रोकूलम पर बल लगाएगा इस दिशा में, तो दोनों की दिशा विपरीत है, या हम इसको माइनस में लिख लें या इसको माइनस में लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ही माइनस का 5 माइक्रोकूलम इस पर बल लगाएगा, अपनी साइड को खींचेगा, इसको आकर्षित करेगा, और ये वाला अपनी साइड को आकर्षित करेगा, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये वाला अपनी तरफ खींचेगा, ये वाला अपनी तरफ, तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत हैं और बराबर भी हैं। हम इसको लिख सकते हैं F बराबर FAO माइनस FCO प्लस FBO माइनस FDO। तो सब के मान लिखेंगे हम। FAO हमारा था 1/4πε0, 2 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 5√2 का स्क्वायर। CO भी हमारा इतना ही था 1/4πε0, 2 माइक्रोकूलम गुणा 1 माइक्रोकूलम अपॉन 5√2 का स्क्वायर, प्लस FBO का मान था हमारा 1/4πε0, 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 5√2 का स्क्वायर, माइनस 1/4πε0, 5 माइक्रोकूलम इंटू 1 माइक्रोकूलम अपॉन 5√2 का स्क्वायर। देखिए सारे मान प्लस माइनस 1 से हैं, कट गए, तो परिणामी बल आ गया हमारा 0। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 7, थ्योरेटिकल है। स्थिर वैद्युत सवाल नंबर 7 में बोला गया है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है, अर्थात कोई क्षेत्र रेखा एकाएक नहीं टूट सकती है, क्यों? दूसरा बोला गया है, स्पष्ट कीजिए 2 क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती हैं। आइए समझते हैं इसके बारे में। पहला सवाल का आंसर है, स्थिर वैद्युत क्षेत्र रेखा एक सतत वक्र होती है क्योंकि इसमें गति करने वाला आवेशित कण लगातार एक बल का अनुभव करता रहता है, इसलिए इसकी क्षेत्र रेखा टूटती नहीं है क्योंकि आवेश सतत गति करता है। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसमें कोई भी कण गति कर रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई कण गति कर रहा है तो लगातार एक वैद्युत बल का अनुभव करता रहता है। जब वो वैद्युत बल का गति अनुभव करेगा तो एक गति लगातार करता ही रहेगा। तो इस तरह से हमारी लाइन जो होती है वो एक कंप्लीट लाइन मिलती है, पूरी रेखा मिलती है, वो टूटती नहीं है। मतलब कण की गति ऐसे नहीं होगी कि इस तरह से गति करी, इतना हिस्सा छोड़ दिया, फिर यहाँ से फिर यहाँ तक आके फिर बाद में थोड़ी देर रुक के फिर गति करना स्टार्ट करा। उसकी गति लगातार निरंतर ऐसे सीधी चलती रहती है।
इसकी रेखा टूटती नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत क्षेत्र का एक जो रेखा होती है वो सतत वक्र होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा था कि स्पष्ट कीजिए कि दो रेखाएं कभी एक दूसरे का प्रतिच्छेदन नहीं करती। यदि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। अगर दो वैद्युत बल रेखाएं हैं, चाहे हम यहाँ पे 4 बना दें 6 बना दें, सबकी दिशा एक ही रहती है। अगर ये रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं तो इस बिंदु पर इसकी दिशा इधर हो जाएगी और इसकी दिशा एक साइड। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वैद्युत क्षेत्र की दो रेखाओं की दो दिशा हों, इसलिए दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये बात याद रखेंगे हम। ठीक है। तो ये हो गया हमारे थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन समाप्त। एक क्वेश्चन और करेंगे हम इसका, क्वेश्चन नंबर 8। हम इस पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में 8 न्यूमेरिकल, दूसरे में 8, लास्ट में 8, टोटल 24 हैं। तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं, फिर अपने चैप्टर को यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं अपना सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है कि दो बिंदु आवेश QA बराबर 3 माइक्रोकूलम तथा QB -3 माइक्रोकूलम आवेश निर्वात में एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हमें दो चीज़ें निकालनी है। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा AB की मध्य बिंदु O पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, और अगर 1.5 × 10⁻⁹ कूलम परिमाण का कोई ऋणात्मक परीक्षण आवेश इस बिंदु पर रख दिया जाए तो उस पर कितना बल लगेगा, ये निकालना है। और बहुत आसान तरीके से चित्र के द्वारा हम इस सवाल को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। तो हमें दे क्या रखा है, दो आवेश दे रखे हैं गिवन QA बराबर 3 माइक्रोकूलम, QB बराबर -3 माइक्रोकूलम, और दूरी दे रखी है R बराबर 20 सेंटीमीटर। और हमसे पूछ रहे हैं ए नंबर में दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा AB के मध्य बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। वैद्युत क्षेत्र पूछ रहे हैं EO, O पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो देखेंगे हम यहाँ पे एक आवेश यहाँ पर है, एक आवेश इस बिंदु पर है QA, इस पर मान लो QB रखा है। ठीक है। इसका मध्य बिंदु है O। ठीक है। बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो QA के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, QB के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे, और हम दोनों को जोड़ देंगे तो ऊपर परिणामी तीव्रता हमें मिल जाएगी। ठीक है। तो QA के कारण तीव्रता मान लो E1, Q2B के कारण तीव्रता मान लेते हैं हम E2। तो QA सॉल्यूशन करेंगे ना, QA के कारण बिंदु O पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E1 मान लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। Q है हमारा यहाँ पे QA, और R हमारी दूरी कितनी हो जाएगी AO स्क्वायर। ठीक है। अगर ये 20 सेंटीमीटर है पूरी, तो आधी कितनी होगी हमारी 10 सेंटीमीटर ये होगी, और 10 सेंटीमीटर हमारी
ये हो गई इधर वाली, ठीक है। मान रख लेंगे इनके, इसको अभी ऐसे रखो, 1/4 क्यू ए हमारा है 3, ए ओ हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 10 गुणा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही निकाल लेंगे क्यू बी के कारण बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको मान लेंगे E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बी अपॉन बी ओ स्क्वायर। पॉइंट है हमारा ए, पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, तो मान रखेंगे हम इसके 1/4πε0 क्यू बी का मान है हमारा 3 अपॉन बी ओ बी है हमारा 10 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। E1 E2 बराबर है, तो परिणामी तीव्रता निकालेंगे हम, E बराबर E1 प्लस E2। तो E1 और E2 दोनों बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि E1 बराबर है E2 के, तो हम लिख सकते हैं E बराबर E1 प्लस E1 या 2E1 E बराबर। ठीक है, मान रखेंगे अब E बराबर 2, E1 का मान था 1/4πε0, उसका मान होता है 9 गुणा 10⁻9 गुणा 3 बटे, तो हमारा 10 गुणा 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणा 9 गुणा 3, 2 ने 18, 3 54 गुणा 10⁻9 गुणा 1 बटे, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 100 और 10⁻⁻2 इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा 10⁻⁻4। तो 2 जीरो प्लस के हैं और 4 ये माइनस के, तो 2 जीरो इसमें से कम हो जाएंगे, तो बचेंगे हमारे 10⁻⁻2 और वो 10⁻⁻2 ऊपर जाके हो जाएंगे प्लस के। 5 4 54 गुणा 10⁻9 गुणा 10 ऊपर जाके ये हो गए प्लस के 2। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 54 गुणा 10⁻11 ई का, ई बराबर, ई का मतलब होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो ये हो गया हमारा न्यूटन प्रति कूलम और डैश माइक्रो, क्योंकि हमने आवेश का मान माइक्रो कूलम में लगाया था। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 54 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻⁻6। अब ये हो जाएगा केवल न्यूटन प्रति कूलम में। ऐसे लिख सकते हैं इसको 54 इंटू 10⁻⁻, प्लस 11 में से 6 गए 5 न्यूटन प्रति कूलम। वैज्ञानिक संकेतन में लिखते हैं तो हम लिख लेते हैं इसको एक पॉइंट के बाद में। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 5.4, तो हम यहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देंगे, 10⁻6 हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम। ये हो गया हमारा आंसर पहले वाले का। इसमें बी पार्ट में हमें बोल रखा था कि हमें बताओ कि अगर ओ पर हम कोई एक और ऋणात्मक आवेश रख दें, जिसका मान है हमें क्यू का दे रखा है, क्यू ओ 1.5 गुणा 10⁻⁻9 कूलम। परिमाण का कोई ऋणात्मक आवेश रख देते हैं, तो इस पर बल कितना लगेगा, एफ बताना है हमें। तो एफ बराबर होता है हमारा क्यू ई
क्यू का मान दे रखा है 1.5 गुणा 10⁻⁻9 और ई का मान हमने अभी निकाला था 5.4 गुणा 10⁻6। मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों की तो 15 चौक 60, 15 75 और 6 81। एक के बाद यहाँ पे पॉइंट है, एक के बाद यहाँ पे, तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा 1 2 गुणा 10⁻⁻9 में से प्लस के 6 जाएंगे तो बचेंगे -3 न्यूटन। ये हो गया हमारा सेकंड वाले का आंसर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये अभी स्टार्टिंग है, फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे वॉइस और वीडियो क्वालिटी दोनों में इम्प्रूवमेंट होगा और भी हम अच्छे तरीके से सवालों को, न्यूमेरिकल्स को करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में।